नमस्कार। आजकल इधर बीच दिशा रावी एक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं बेंगलुरु से, उनके अरेस्ट को लेकर काफ़ी बातें उठी कि इसी बीच बहुत सारी चीज़ें उठी कि उनको अरेस्ट करने में ट्रांजिट रिमांड लेने का जो प्रोविज़न है उसको फॉलो नहीं किया गया, ट्रांजिट बेल के बारे में बात नहीं की गई। तो बहुत सारे रूल्स का वायलेशन हुआ है। तो इसके पहले कि हम ट्रांजिट बेल क्या होती है, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है, इन सब चीज़ों को समझें, हम लोग को ये समझना, हम सबसे पहले छोटा सा बता देते हैं कि एक्चुअली ये केस क्या था। एक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, कनाडा बेस्ड है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसको मार्च 2020 में इट वाज फाउंडेड बाय कनाडा बेस्ड एमो धालीवाल, एक ये डिजिटल ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हैं। और अनीता लाल जो हैं वो भी, ये लोग मिलके इसको चलाते हैं। और इनका कहना है कि ये लोग एंटी रेसिस्ट है, एंटी कास्टिस्ट हो, और जो है कि इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स और डायलॉग्स को प्रमोट करते हैं ये लोग। तो जो ये पीजेएफ है, इसने एक ओपन यूज़र गाइड जिसको टूल किट कहते हैं, तो वो उसने क्रिएट की है। और कहते हैं कि ये लोग उससे जो है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कह रहे थे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इनकी इस यूज़र गाइड को जो है कि ग्रेटा थनबर्ग ने, जो एक बहुत बड़ी, मतलब जैसे बहुत नामी गिरामी इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणविद हैं, आपको पता होगा, उन्होंने अपनी जो है कि ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। फिर उन्होंने उस पर से डिलीट कर दिया। जब डिलीट कर दिया तो दिल्ली पुलिस की को शक हुआ, उन्होंने इंक्वायरी की। तो दिल्ली पुलिस ने इसके बाद दिशा रावी को गिरफ्तार किया। और उनका, दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि इन्होंने जूम कॉल पे पीजीएफ के साथ एक मीटिंग की है, और उसके बाद वो जब आप उसकी लिंक खोलते हो तो वो लिंक जो है कि पीजीएफ की ये जो लिंक है वहाँ से आप दूसरी लिंक पे ले जाते हैं, जहाँ से आप देश के बारे में बहुत सारी मतलब गलत बातें फैलाई जा रही हैं। तो इस ग्राउंड पे इनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए, और कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी चार्जेस लगा दिए गए। हालांकि जब ये कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम किसी से बात करते हैं जूम कॉल पे तो इसमें क्या गलत है, हमारा उनसे क्या, क्योंकि जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है वो कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पुलिस का कहना था, स्टेट का कहना था कि वो खालिस्तान की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि वो सपोर्ट करते होंगे, ये कैसे हम कह सकते हैं कि दिशा रावी को पता था कि वो खालिस्तान के लिए काम करते हैं? ये कहीं प्रूफ नहीं हुआ है। अगर ये प्रूफ होता है तो सरकार को उनको बैन कर देना चाहिए। तो जब नहीं है तो सिर्फ इनसे बात करने के लिए या उनकी कोई चीज़ को शेयर कर लेने के लिए हम दिशा रावी को कैसे ये मान सकते हैं कि वो उनके साथ देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रही थी। तो ये एक छोटा सा मतलब एक उन्होंने एक फाइंडिंग दे दी है। खैर बेल का मैटर, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हो सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस पे। तो ये मैंने जो बताया कि छोटा सा ये मैटर था। इनके साथ जो है शांतनु मलिक और निकिता जैकब जो एडवोकेट हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया था, और इनको जो है एंटिसिपेटरी वो ट्रांजिट बेल मिल गई थी इन लोगों को। तो इस तरह से 2-3 कॉन्सेप्ट आए कि ट्रांजिट बेल क्या होती है, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है। तो हम लोगों ने सोचा चलो इसी पे डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिट रिमांड क्या होती है? ट्रांजिट रिमांड का मतलब ये होता है कि एक स्टेट की पुलिस अगर दूसरी स्टेट में जाकर किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो सबसे पहले वहाँ पे, मतलब ऐसा ही नहीं है कि वो जाएगी, एक आदमी को उठा के पकड़ी गुजरात में और उठा के बस दिल्ली ले आई। वो जाएगी गुजरात में, जिस शहर में, वहाँ से जिस शहर से पर्सन को पकड़ती है, वहाँ का जो लोकल, जो नियरेस्ट लोकल मजिस्ट्रेट होगा, वहाँ से जाकर वो रिमांड ऑर्डर लेती है। रिमांड ऑर्डर क्या होता है? रिमांड ऑर्डर जो 167 है सीआरपीसी में, उसमें कहा गया है कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर जो है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है तो आप
प्रोड्यूस करोगे उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के यहाँ, और मजिस्ट्रेट से आप रिमांड मांगेंगे, और जब मजिस्ट्रेट रिमांड देगा तब जो है आप उस पर्सन को फर्दर अपनी कस्टडी में रख सकेंगे, और नहीं तो आपको उसे छोड़ना होगा, या जुडिशियल कस्टडी जो भी देगा मजिस्ट्रेट। तो ये होती है। अब यही यही एक सोर्स है ट्रांजिट रिमांड का भी। आप जब जाते हैं, आप किसी पर्सन को दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने, तो वहां पे जो भी, जैसे कि आपने सूरत शहर में किया, तो वहां पे जो भी नियरेस्ट जो लोकल मजिस्ट्रेट होगा, पहले उस पर्सन को, आपको पता है कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर नहीं कंप्लीट होनी है और आप उसको लेके दिल्ली जाना है, तो आपको उस लोकल मजिस्ट्रेट से पहले ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी कि इस पर ये मेरे पास मटेरियल है इस पर्सन के खिलाफ, और हमको इसको अरेस्ट करना है, और चूंकि कॉज ऑफ एक्शन या दिल्ली में राइज हुआ है, जो भी ऑफेंस किया है इसने दिल्ली में किया है, तो जुरिस्डिक्शन वहां का बनता है, तो इसलिए हमें आपसे ट्रांजिट रिमांड चाहिए ताकि हम इसको यहाँ से दिल्ली ले जा सकें। तो ये होती है ट्रांजिट रिमांड। इसमें मजिस्ट्रेट एक तरीके से सर्टिफाइड कर देता है कि जो पुलिस आई है दूसरे स्टेट से, उसके पास इस पर्सन को अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, और इसके पास जो है कि मटेरियल है, सफिशिएंट मटेरियल है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। तो ये होती है ट्रांजिट रिमांड। मतलब आप एक आध केस में, जैसे कि 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये कौन सी बात है, दिल्ली पुलिस आई, अरे वो गुजरात की पुलिस आई, उसने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म तक नहीं किया और उठाया और पर्सन को लेके चली गई गुजरात में। तो उन्होंने कहा इस तरह की प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है पुलिस की। तो जब भी रिमांड ऑर्डर होता है आपको, और मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए ये चीज कि रिमांड जिस चीज की ले रही है, आपके सामने जो मटेरियल आया है वो जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा कि जो पर्सन आपके सामने आया है वो मतलब मटेरियल है कि नहीं अरेस्ट करने लायक। तो अगर उसको नहीं मटेरियल लगता है कि अरेस्ट करने लायक नहीं है, तो वो रिमांड देने से मना कर सकता है। वो पर्सन से पूछ, इसके अलावा जिस पर्सन को आप अरेस्ट करते हो उसके पास एक राइट होता है कि अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन का, तो वो उससे पूछा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट उससे पूछ सकता है कि भाई देखिए, आपको पता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपको पता है कि आपको क्या, मतलब कोई अपना वकील तो नहीं चाहिए, अपनी चॉइस के हिसाब से वकील नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लोग लीगल एड, मतलब पुलिस लाती है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, और लीगल एड की तरफ से काउंसिल आ जाते हैं, काउंसिल लीगल एड की काउंसिल है, कभी कुछ बोले कभी नहीं बोले, उसके क्या सबमिशंस थे, ये सारी चीजें कुछ पता ही नहीं चलती हैं। तो इन सब चीज़ों को कोर्ट ने नोट किया है और कहा है कि नहीं, दो चीज़ें ज़रूर पूछी जानी चाहिए कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है कि आपको पता है वो किस आधार पे अरेस्ट किया जा रहा है, और दूसरा कि क्या आपको अपनी चॉइस का कोई काउंसिल लेना है या नहीं। इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर एक कमेटी बनी थी, उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी, कुछ उसने रिकमेंडेशन दी थी। वो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि पुलिस के लिए जब वो दूसरे स्टेट से जाके अरेस्ट करती है लोगों को, तो उन्हें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे फर्स्ट कि अगर जब पुलिस डिसाइड करती है कि उसको आउट ऑफ स्टेट जाके किसी को अरेस्ट करना है, तो पुलिस को सारे फैक्ट्स, सारे रीजन रिकॉर्ड करने होंगे इन राइटिंग, और डिस्क्लोज करना होगा कि क्या क्राइम है और अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। तो इसके बाद फिर वो पर्टिकुलर उसके उस जुरिस्डिक्शन का जो मजिस्ट्रेट होगा जहाँ से वो जा रहा है, उसके सामने जाके रिमांड और मतलब अरेस्ट ऑर्डर लेगा वहाँ से, या सर्च वारंट इशू कराएगा कि अगर हमको ये नहीं मिला तो डिफीट हो जाएगा सारा पर्पस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके बाद वो रीज़न मतलब रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उसको दूसरे स्टेट में, अगर कोई बहुत मतलब विदाउट अगर अरेस्ट वारंट जाना है, तो वो पुलिस स्टेशन में रीज़न रिकॉर्ड करके जाएगा कि क्या ऐसी ज़रूरत आ गई थी, क्या ऐसी कंपल्सन हो गई थी कि उसको बिना अरेस्ट वारंट या बिना सर्च वारंट के जाना पड़ा। फिर जब आप
आउटसाइड द स्टेट जाते हो तो आप पहले अपनी जो पुलिस स्टेशन की जहाँ से आप जा रहे हो वहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिपार्चर एंट्री लिखोगे डायरी में, जहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर्स जो जा रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा, जो उनके साथ प्राइवेट लोग जा रहे हैं उनका भी नाम लिखा जाएगा, किस व्हीकल से जा रहे हैं उसका नंबर लिखा जाएगा, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, किस स्पेसिफिकली किस प्लेस पे जा रहे हैं ये लिखा जाएगा, टाइम क्या है, डेट क्या है, ये आपको वहाँ पे एंट्री करनी होगी जाने से पहले। और अगर जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो फीमेल है तो आपके साथ एक फीमेल ऑफिसर होनी ज़रूरी है, वो आपकी जो टीम जा रही है उसका एक पार्ट होना ज़रूरी है। आपके पास अपने आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए, आप यूनिफॉर्म में होने चाहिए, और बिल्कुल आपका आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपके सामने बैच लगा वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, आप कोई सादे कपड़ों में ले जाके पकड़ के नहीं ला सकते हैं। अब जो है कि इसके पहले कि आप वहां जाके किसी को पकड़े, उसके पहले ही उस स्टेट की पुलिस जो दूसरे स्टेट में जाके पकड़ना चाहती है उसको वहां के दूसरे जहां पे वो जा रही है जिस स्टेट में वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करना होगा, और इसके बाद उनसे अपनी जो है कंप्लेंट एफआईआर वगैरह शेयर करनी होगी, और वो उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप गुजरात में सूरत में जा रहे हैं तो आपको गुजराती भाषा में वो एफआईआर उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके बाद आप जहाँ पे पहुँचते हो अरेस्ट करने के लिए जिस जगह पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, उनसे असिस्टेंस लीजिए, उनसे कॉपरेशन लीजिए। एसएचओ जो है वो सारी आपको वहाँ का जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होगा वो आपको सारी जो है कि असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद जब आप स्पॉट पे पहुंचते हो सर्च पे या जहाँ से अरेस्ट करना है आपको, तो आपको सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो पब्लिक विटनेसेस होते हैं सर्च के लिए जो लिखा हुआ है या अरेस्ट के लिए होते हैं वो सब आपको फॉलो करना चाहिए, और 41A और 41B में जो अरेस्ट के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस दी गई हैं वो भी सारी आपको वहां पे फॉलो करनी होंगी। अब अरेस्ट जिसको करे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी वहां पे दी जानी चाहिए कि वो अपने लॉयर से कंसल्ट करे, ये भी जरूरी है। इसके बाद जब आप लौटते समय फिर आप लोकल पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पे एंट्री मेड करेंगे डेली डायरी में, और उसका नेम और एड्रेस जो पर्सन जिसको आप ले जा रहे हैं उसको आप उसमें नोट करेंगे, उससे कोई चीज रिकवरी हुई है तो उसको नोट डाउन कराएंगे, और जो विक्टिम का नाम भी आप उसमें नोट डाउन कराएंगे इस डायरी में। अच्छा, इसके बाद आपको ट्रांजिट रिमांड लेनी होगी जो लोकल मजिस्ट्रेट के पास। तो आप अपने सारे मटेरियल जो आपके पास है उसको लेके आप जाएंगे लोकल मजिस्ट्रेट के पास। आपको प्रोड्यूस करना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 24 आवर्स में आपकी जो है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाके ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई करना होगा, और मजिस्ट्रेट जिसके सामने अरेस्टी प्रोड्यूस होगा वो अपना माइंड अप्लाई करेगा, फैक्ट्स ऑफ द केस देखेगा, और इसके बाद जो है कि वो मतलब ऐसे ही रूटीन में ऐसी रूटीन मैनर में नहीं आपको रिमांड दे देगा ट्रांजिट रिमांड, वो सेटिस्फाई करेगा खुद को कि यहाँ पे ऐसे मटेरियल हैं, केस डायरी में ऐसी एंट्रीज हैं कि इसको ट्रांजिट रिमांड दिया जाना जस्टिफाइड है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि आप किसी की पर्सनल लिबर्टी जो है इंक्रोच कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जाना चाहिए, और वो भी ये इंश्योर करेगा कि इन जो आपने अरेस्ट किया है वो 41 के क्लॉज 1 बी और बी का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर जो पुलिस ऑफिसर होगा वो केस डायरी की जो है वो रिमांड रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा, ताकि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो सके कि इनफ मटेरियल है इसकी रिमांड के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसे मतलब लीगल वो ये भी इंश्योर करेगा कि क्या इसको लीगल रिप्रेजेंटेशन लीगल प्रैक्टिशनर
से कंसल्ट करने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, अपनी चॉइस के पर्सन से कंसल्ट करने का मौका दिया गया कि नहीं दिया गया, क्योंकि ये उसका राइट है। 41A से लेकर 41D के सारे जो है कि क्लॉजेस का कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, कोई मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं है, ये सारी चीजें वो देखेगा। फिर 41 जैसे सी में लिखा है कि कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके नेम और एड्रेस और वो और जो पुलिस ऑफिसर जो है कि जो उसको अरेस्ट कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन, उसका नाम, ये सब जो है उस कंट्रोल रूम में डिस्प्ले होंगे और ये स्टेट लेवल पे ये सारा डेटा कलेक्ट होगा। फिर पुलिस ऑफिसर जो है कि वो सारी जो है कि प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेगा। वो जो वहाँ पे जैसे उस तरह से सारा एक रिकॉर्ड, मतलब सबका एक रिकॉर्ड रखेगा, अरेस्ट मेमो बनाएगा, उसमें टाइम लिखेगा, डेट लिखेगा अरेस्ट, और उसका कोई जो फ्रेंड, आप उसको ये भी लिखेगा कि उसने किस परिवार वाले को या किस फ्रेंड को इंटीमेट किया है इसकी गिरफ्तारी को लेकर। मतलब ऐसा नहीं उठा के लेके चले आए, ना परिवार को पता है, ना फ्रेंड को पता है, ना किसी को पता है। तो और रीज़न क्या था वो उसको ये चीज़ रिकॉर्ड करनी होगी कि क्या रीज़न था कि हमको इसको गिरफ्तार करना पड़ा। अब जो अरेस्टी है, मान लीजिए कि हम यूपी के हैं और आप हमको अरेस्ट करके ले जा रहे हो, दूसरे एमपी में ले जा रहे हो। अब वो तो हमारे लिए जगह बिल्कुल नहीं है, हम तो किसी को जानते नहीं है वहां पे। तो हमारे एक फैमिली मेंबर को हमारे साथ ले जाने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सके वहां पे उस स्टेट पे जाकर। अब इसके बाद जब अरेस्टेड पर्सन को आप ले जाएंगे अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में, तो वहां पे आपको उस जुरिस्डिक्शन के मजिस्ट्रेट के सामने मतलब तुरंत, यानी 24 आवर्स पूरा होने के पहले प्रोड्यूस करना होगा। मतलब इसमें जो है कि आने जाने का टाइम एक्सक्लूड हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपको, मतलब ये भी कहा है कोर्ट्स ने कि अगर आपको जरा सा भी प्रिजम्पशन है कि नहीं कर पाएंगे तो आपको 24 आवर्स खत्म होने का वेट नहीं करना है। आपको 1 घंटे का भी अरेस्ट है और 2 घंटे 3 घंटे भी हो गया है और आपको लगता है कि 24 आवर्स में नहीं होगा, तो आप इमीडिएट आपको उसको जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद जब पुलिस ऑफिसर फिर अपने पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है तो वो फिर इस बात की एंट्री करेगा, अपना नाम लिखेगा, अपनी डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई है उन सब के बारे में लिखेगा, पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसके बारे में लिखेगा, आर्टिकल्स जो उससे रिकवर हुए हैं वो सब चीज़ें लिखेगा, और वहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये सब चीज़ों से अवगत कराएगा। और मतलब जो है कि पुलिस ऑफिसर जो है कि जब कहते हैं ना कि केवल ऐसा ही, मतलब बहुत हल्के चार्जेस पे नहीं कभी भी ट्रांजिट रिमांड दी जा सकती है जब तक बहुत सीरियस चार्जेस ना हो। और मेडिकल कहते हैं जैसे ही आप उसको गिरफ्तार करते हो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपने उसको फिजिकली टॉर्चर तो नहीं किया है। और केस डायरी आपको मतलब बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी कंप्लीट होनी चाहिए। लॉग बुक ऑफ द व्हीकल जो यूज़ की गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो मेंटेन होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए। आयोग को बताया जाना चाहिए, आयोग बताएगा कि वो जो व्हीकल था वो ऑफिशियल था या प्राइवेट था, उसके ड्राइवर का क्या नाम था, हाउ एंड बाय वूम ही वॉज अरेंज, उसने वो व्हीकल उसने अरेंज कैसे किया। ठीक है ना। मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि केवल ऑफिशियल जो व्हीकल होता है वो यूज किया जाता है इन सब अरेस्ट के लिए, लेकिन जब प्राइवेट कभी करना पड़े तो आपको इन सब चीजों का ध्यान, ये सारी चीजें आपको डिटेल में देनी पड़ेंगी। अब ट्रांजिट बेल क्या होती है? ट्रांजिट बेल या ट्रांजिट एंसिटिपेटरी बेल कहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल में क्या होता है कि सपोज हमको ये पता है कि दिल्ली में हमारे अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉज है, हम यूपी में रहते हैं, हमको ये डर है कि हम जाएंगे तो हम वहाँ पे हमें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पर्सनल लिबर्टी का एक क्लॉज है, आर्टिकल 21 है उसका, एक्चुअली ये जो एंटिसिपेटरी बेल का
जो कॉन्सेप्ट है, इसका रूट जो है वो आर्टिकल 21 में ही है कि पर्सनल लिबर्टी को बहुत वैल्यू दी गई है। तो जब हमें पता है कि वहाँ पे जाने पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और हम बेल जुरिसडिक्शन उसी कोर्ट का है वहाँ पे बेल देने का, दिल्ली का ही जुरिसडिक्शन, क्योंकि ऑफेंस वहाँ हुआ है तो वहाँ पे बेल भी कौन दे सकता है? दिल्ली की कोर्ट दे सकती है। लेकिन अगर हम जाएंगे तो हमको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो हमको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। इसके बाद हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो कितने दिन रहना पड़ेगा हमको जेल में। तो एक एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो आप अपने यहाँ से, जहाँ से आप जा रहे हैं यूपी से, आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। वो कहते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है और वो बड़ी लिमिटेड पीरियड के लिए दी जाती है। जब भी कोर्ट ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल देती है तो वो इतने पीरियड के लिए देती है कि आप जब वहाँ पे जाएं और अगर पुलिस आपको उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कहीं अगर अरेस्ट करती है तो उसको इमीडिएटली बेल पे तुरंत आपको रिलीज करना होगा और उस पर्टिकुलर पीरियड में आप वहाँ जो रेगुलर कोर्ट है उसको अप्रोच करें और वहाँ से बेल ले लें। तो इतना एक आपको टाइम पीरियड मिल जाए ताकि आप लीगल रेमेडी अवेल कर सकें, इसलिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है।